सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप सभी सोच रहे हैं कि कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, तो सॉरी फॉर लेट, लेकिन आगे से वीडियो कंटिन्यूज होती रहे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10 के लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। जो टॉपिक हमने क्लियर किए थे एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं उनका। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा था। हमने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, सेकंड जो हमने देखा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एनी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, the rate of flow of charge is called electric current. Current की यूनिट होती है एम्पियर, which is measured by the instrument is called ammeter. Ammeter is always connected in series. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हमेशा होल, इंटीजर, मल्टीपल की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। ये फ्रैक्शन के रूप में आपको दिखाई नहीं देगी। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आपको यहाँ दिख रहा है। थर्ड जो हमने देखा वो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमने सभी टॉपिक्स देख लिए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया था। और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या किया था, द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज नीड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जिन भी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है मैडम जनरली क्या बोल रही है, तो प्लीज वो जाकर पहले प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस जो लेक्चर है मेरा उसको देखें, तब जाकर आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, चैप्टर तो क्या, लेक्चर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारे पास अभी तक तीन फॉर्मूलाज है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू एनी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जूल पर कुलाम भी इसकी यूनिट हो सकती है, जूल पर कुलाम। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम देखेंगे। हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है हमें पता है, द कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो सर्किट एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी भी रेसिस्टर को, बैटरी को, अमीटर को, वोल्टमीटर को साथ में जोड़ देते हैं तो ये मिलकर ना एक सर्किट बनाते हैं। जब इस सर्किट में करंट बहना शुरू करे तो इसी सर्किट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हम सिंबल्स देखते जाएंगे। फर्स्ट हम लेते हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या अगर आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है तो आप बल्ब को कुछ ऐसे कैसे बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। सेकंड, रेसिस्टर। रेसिस्टर ये है हमारा रेसिस्टर, क्लियर है यहाँ तक। थर्ड, इलेक्ट्रिक सेल, ये हो गया हमारा सेल। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब हमेशा होता है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब होता है आपके लिए लो पोटेंशियल। ठीक है, फोर्थ है बैटरी। बैटरी, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स आपस में मिलकर इलेक्ट्रिक बैटरी बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, आप जितने चाहें उतने सेल जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस सेल का पॉजिटिव है टर्मिनल तो उस सेल का नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, तब जाकर आपका करंट फ्लो होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जोश ही जोश में, फ्लो में, ये हो गया फ्लो में, और जोड़ दिया पॉजिटिव नेगेटिव। अरे भैया ये कैसे नेगेटिव हुआ, ये तो हाई पोटेंशियल और ये भी हाई पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट
वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस बनाओ, इस पर ऐसे तार लगा दो, या फिर इसके अलावा रेसिस्टर और ये बदल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अमीटर, ये हो गया अमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। इसमें से जो मेन सिंबल आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उसमें से फर्स्ट तो है आपका बल्ब, बल्ब जो है बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट सेकंड है आपका सेल। ये वो दोनों क्वेश्चन है 1 मार्क्स के जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपको इन दोनों के सिंबल्स ड्रॉ करने थे, और सिंबल्स ड्रॉ करने के कितने अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कितने इजी क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स दे रहे हैं। देखो साइंस का पेपर ना लेंथी नहीं था, साइंस के पेपर में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज पेपर लेंथी बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत जल्दी पेपर कर लें, ठीक है। तो ये दोनों आप टिक कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए। और कुछ चांसेस जो हैं वो आपके रेसिस्टर के भी होते हैं, लेकिन कुछ अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया, ठीक है, क्योंकि बैटरी वगैरह जो है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा ओम्स लॉ। भाई ओम जी का नियम पढ़ेंगे, तो ओम जी ने क्या नियम दिया है? ओम, जॉर्ज सिमोन ओम इनका पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा ओम जी का? जॉर्ज सिमोन ओम, ठीक है, ये पूरा नाम है भाई ओम जी का। तो इन्होंने एक लॉ दिया, बड़ा ही दिलचस्प सा लॉ। लॉ को थ्योरी वाइज बताने के लिए पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप ये मान लो, ये ना मेरा एक वायर है, ठीक है, मेटलिक वायर है, इससे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ए बी, ये एंड है वायर के। बैटरी कनेक्ट करती है, वायर के अंदर करंट बहने लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव बहने लग गया, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आगे देखते हैं इसके बाद। जैसे ही करंट बहना शुरू करेगा, हमें ये पता है अगर हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई और अज्यूम कर लेती हूँ कि 4 एम्पियर करंट बह रहा होगा, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 4 एम्पियर करंट बह रहा है। अगर मैं 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो करंट कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। कैसे भाई? वोल्टेज डबल कर दी ना, तो करंट भी डबल हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं 20 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एम्पियर। इधर देखो, अगर वोल्टेज डबल हो गई तो करंट भी डबल हो गया, अगर वोल्टेज आधी हो गई तो करंट भी आधा हो गया। क्या देखने को मिल रहा है आपको कि मैम जैसे जैसे वोल्टेज को चेंज कर रहे हो करंट भी चेंज हो रहा है। तो यही आपके ओम जी का नियम है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is directly proportional to electric current I। यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the amount of potential difference or electric potential is directly proportional to the amount of current which is flow through the metallic wire। ठीक है, तो किसी भी तार की 2 सिरों पर आने वाला पोटेंशियल उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला मैंने? V is directly proportional to I, यानी कि the potential difference across the 2 ends of a metallic wire, the potential difference across the 2 ends of a metallic wire is directly proportional to the amount of current which is flow in the wire। ठीक है, तो इसको हम पिक कर देते हैं। आगे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे R कहते हैं। R यहाँ पर है आपके लिए नया टॉपिक, बिल्कुल है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस को आप ना रुकावट
या बाधा से समझ सकते हैं। किसी की भी रास्ते में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो अपने आप में ही एक नया टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला रट लेना, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? जहां पर V क्या है? पोटेंशियल है, I क्या है? करंट है, और R क्या है? रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर और ए मेटल। लिख देती हूं, रेसिस्टेंस is a property of metal or wire to resist the current flow in it। ठीक है, रेसिस्टेंस किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो उसमें बहने वाले करंट का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे कि बताती हूं मैं, एक सिल्वर का वायर है, एक कॉपर का वायर है, और एक एल्यूमिनियम का वायर है। कौन सा वायर इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से कंडक्ट करेगा? सिल्वर वायर, क्योंकि चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर इतनी बात? तो चांदी इलेक्ट्रिक करंट को सबसे अच्छे से कंडक्ट करती है। लेकिन उसके बाद क्योंकि चांदी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, जैसे आज मेरे घर में अगर चांदी के तार लगे होते तो कितने मजा आते हैं, मैं सारे तार बेच देती यहाँ, है ना। तो चांदी बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो हमने क्या लिया? कॉपर को लिया, क्योंकि कॉपर सेकंड नंबर पर है, लेकिन अच्छा कंडक्टर है, चीप, सस्ता होता है, अफोर्डेबल है। फिर उसके बाद हमने लिया एल्यूमिनियम। तो सबसे अच्छा कंडक्ट करेगा सिल्वर, उसके बाद कंडक्ट करेगा कॉपर, और सबसे कम कंडक्ट करेगा इन तीनों में एल्यूमिनियम। क्यों? इसका मतलब ये है कि चांदी का रेसिस्टेंस ना सबसे कम होता है, कॉपर का उससे ज्यादा होता है, और एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा होता है। जैसे कि प्लास्टिक, अगर मैं आपको एक रबड़ दे दूं, रबड़ के दोनों तरफ बैटरी कनेक्ट कर दूं, तो क्या रबड़ में से करंट बहेगा? नहीं बहेगा, क्योंकि रबड़ क्या है? एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इनका रेसिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अपने अंदर से करंट का एक कतरा भी बहने नहीं देते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रुकावट पैदा होगी ना, रेसिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आगे चले तो रेसिस्टेंस ही होगा। रेसिस्टेंस आप यहां से ले सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो होती है ओम, और ओम की जगह पर आप वोल्ट अपॉन एम्पियर। वैसे आपको ये बहुत कम दिखेगी, ज्यादातर इसकी जो यूनिट है वो ओम में ही दिख जाएगी आपको। क्लियर है यहाँ तक का? आगे बढ़े। अगर आपसे 1 ओम की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन बना सिखाया था लास्ट लेक्चर में। आर की यूनिट ओम, वी की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर। 1 1 1 बनाइए इसकी डेफिनेशन। मैंने पहले भी बोला है, डेफिनेशन रटना मत, डेफिनेशन बनाना सीखिए। बनाते हैं 1 1 1, यानी किसी तार के दोनों सिरों पर, किसी तार के दोनों सिरों पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, पोटेंशियल 1 वोल्ट है, और उसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है। एक वोल्टेज पर 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो बनाते हैं, if potential difference across a metallic wire is 1 volt and the amount of current which is flow in the wire is 1 ampere, then the resistance of the conductor or wire is 1 ohm। क्या बोला मैंने? if potential difference across the two ends of a metallic wire is 1 volt and the amount of current in the wire is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। तीन डेफिनेशंस देख लिया अभी तक हमने, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एंड 1 ओम। तीनों डेफिनेशंस को जहां तक हो सके रटिएगा मत, इनको आप समझने की, याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई थिंक ओम लो समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यही है हमारा, इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए। तो अभी पहले अपन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक, चलिए ओम कर लो आपका किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो रेसिस्टेंस है R डिपेंड्स अपॉन द
फॉलोइंग फैक्टर्स। आपका जो आर रेसिस्टेंस है यानी ये आर, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। अब वो कई चीजें क्या है जैसे कि बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपका रेसिस्टेंस जो है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज जो है वो है लेंथ ऑफ वायर। सेकंड जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड जो है टेम्परेचर। और फोर्थ जो है वो है नेचर ऑफ मेटलिक वायर। ठीक है, तो ये 4 चीजों पर ना आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेसिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मेटलिक वायर के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, जिस वायर का रेसिस्टेंस सबसे कम होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे अच्छे से कंडक्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए, तो इनको पहले सेव कर देते हैं केजेस में। ठीक है, चलो, तो लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लंबाई बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटा दोगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। इफ लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज देन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, एरिया बढ़ाने पर यानी मोटाई बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घटेगा और मोटाई घटाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पर रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए तो आगे की सारी बातें समझ में आने लगेगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एल और ए को मिला कर लिख देते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। देखो टेम्परेचर नहीं है इसमें, टेम्परेचर एक्चुअली बुक में है ही नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि आपको सीनियर क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको समझना है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कर दिया मैंने ऐसा कुछ, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां से ना आपको एक नया फॉर्मूला किया हुआ है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पर आर का मतलब तो है रेसिस्टेंस, एल का मतलब है लेंथ, ए का मतलब है एरिया एंड रो का मतलब है रेसिस्टिविटी। क्लियर? तो आपका जो रेसिस्टेंस है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, अगर आप तार की लंबाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए आपने किसी एल लंबाई का तार लिया है, जैसे कि ये तार एल लंबाई का है मेरा मार्कर, मैं मार्कर को उसकी दुगनी लंबाई तक यानी डबल लेंथ तक लंबा कर देती हूँ, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि अगर लंबाई डबल हो गई तो लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस की। लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई जितनी बढ़ेगी रेसिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। नेक्स्ट, एरिया। पहले तार का एरिया ए था, मैंने तार को दुगना मोटा कर दिया तो ए की जगह पर क्या हो गया 2a, ए की जगह पर क्या हो गया 2a। तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये मत बोलना कि रेसिस्टेंस दुगना हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस साल का 10th बोर्ड का एक एमसीक्यू यही था जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा लंबाई दुगनी हो गई है तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी, ये कंफ्यूजन करके अच्छे अच्छे बच्चे 99 99 99 पे अटक गए। लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे उनके 100 100 100 100 100 छपे हुए दिखे हमें। तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले मैंने बोला अगर लंबाई दुगनी हो गई, डबल हो गई, तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर एरिया डबल हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, आधा हो जाएगा। अरे ये अगर दुगना बढ़ेगा तो ये तो आधा ही होगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो ये एक नया फॉर्मूला आया है आपके लिए। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी तार का टेम्परेचर, ये रहा तार, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, अभी आगे दिखाएंगे हम आपको। तो फिलहाल तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो बढ़े अब आगे। हमने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर R रेसिस्टेंस है, रो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द वायर है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है यहाँ पर। अब ये जो रो है, रेसिस्टिविटी, ये ना आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। इजी वे में समझाऊं तो जिन्हें रेसिस्टेंस समझ में आ गया उन्हें रेसिस्टिविटी भी समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये मार्कर ना एक ऑब्जेक्ट है, चाहे ये मेटल हो, नॉन मेटल हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास ना अपना रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ तब जनरेट होती है जब किसी वायर के अंदर से करंट को फ्लो किया जाता है। तो रेसिस्टेंस है लेकिन रेसिस्टिविटी इसमें नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अगर किसी वायर से करंट बहाओगे तो वो उसमें बहने वाले करंट को रोकने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? वायर करेगा। वायर की इस प्रॉपर्टी को ही रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब ये जो रेसिस्टिविटी है ये कुछ चीजों पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। बताते हैं किस पर करती है, किस पर नहीं करती है। रेसिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर, लेंथ और एरिया इन पर डिपेंड नहीं करती, जबकि टेम्परेचर और नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करती है। कैसे? जैसे इस साल का जो क्वेश्चन था वो कुछ यही था, किसी तार को उसकी जिसकी एल लंबाई है और एरिया क्रॉस सेक्शन है, किसी तार को उसकी लंबाई की दुगनी लंबाई तक लंबा कर दिया, यानी लंबाई एल थी और अब क्या हो गई, एल प्लस एल कितना हो गया, 2l लंबाई हो गई। ठीक है, अब अगर किसी तार को लंबा करोगे तो एरिया वैसा ही थोड़ी रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा, आधा। ध्यान से देखो, एक तार, इसकी लंबाई एल है और एरिया इसका ए है। अब मैंने इसको खींचा, ऐसे खींचना मतलब क्या ना, खींचेगा नहीं, मैंने इसको खींचा तो ये एल लंबाई से 12 लंबाई पर शिफ्ट हो गया। तो उतना ही मोटा थोड़ी रहेगा भाई, इसकी मोटाई भी तो घटेगी। तो जितना खींचोगे उतनी मोटाई कम होती जाएगी। तो मैंने डबल खींच लिया तो मोटाई आधी हो गई। अगर मैं 4 गुना लंबा करती तो ये a/4 हो जाता, मैं 8 गुना लंबा करती तो ये a/8 हो जाता। तो अभी दुगने की बात चल रही है। तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा और रेसिस्टिविटी पर भी क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। We know that R is equal to rho L upon A होता है, क्लियर इतना। R is equal to rho L कितना हो गया 2L, A कितना हो गया A/2, 2 बढ़ जाएगा, R is equal to rho L/A और ये हो गया 4। तो ये तो पहले ही रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, rho L upon R डैश, तो R डैश बराबर 4R। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया रेसिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं बदली, क्योंकि रेसिस्टिविटी लंबाई पर, मोटाई पर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आप तार को 10 गुना लंबा 10 गुना मोटा ही क्यों ना कर दो, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको, याद रख लेना, रट लेना।
लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर और नेचर पर। हाँ, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टिविटी भी घटेगी। नेचर ऑफ द वायर बता ही दिया। सिल्वर की रेसिस्टिविटी कम होती है, कॉपर की उससे ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा होती है, और जितने भी इंसुलेटर होते हैं उनकी सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी होती है। एक्चुअल में रेसिस्टिविटी होती ही नहीं। ठीक है, आई थिंक टॉपिक समझ में आ गया होगा। आर डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मेटलिक वायर पर। रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ द वायर पर, लेकिन लेंथ और एरिया ये डिपेंड नहीं। क्लियर? बढ़ू अब आगे। एक बार ना हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या फॉर्मूलाज कवर किया है। ठीक है, तो एक तो ये यहां तक तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ओम्स लो। ओम जी का नियम, बी बराबर आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हो गया, यहां तक हमारा हो चुका है। 3 नहीं भैया 5 है। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो 2 तरह का होता है। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 2 तरह का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर पढ़ो। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर आपको रेसिस्टर कुछ ऐसे जमे हुए दिख जाए, ये दिख गए, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर आपको रेसिस्टर कुछ ऐसे जमे हुए दिख जाए तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अरे नहीं, देखने पर मत जाना, देखने में कई बार आंखों में क्या धोखा हो जाता है, तो देखने पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट के साथ चलो। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताते हैं। हमने इसके साथ एक बैटरी लगा दी, प्लग की लगा दी, अमीटर लगा दिया, ये एक सर्किट बना दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से गया 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 रे गया गया, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, नाम दे देते हैं R1, R2, R3। अलग अलग रेसिस्टर है, 1 2 3 4 होगी, 8 10 15 होगी, कुछ भी वैल्यू सकता है R1 R2 R3 की। ठीक है, तो इसके आगे अब क्या करेंगे हम? इसमें करंट I बह रहा है यहां से। ठीक है, R1 में भी I ही जा रहा है, R2 में भी I ही जा रहा है, R3 में भी I ही जा रहा है। तो तीनों रेसिस्टर्स के अंदर करंट की वैल्यू क्या है? सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली खास बात, I तो क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और V क्या होगा? वेरिएबल। ये सभी में अलग अलग होगा, यानी कि इसके ऊपर लग जाएगा V1 V2 V2। देख लो अच्छे से, क्लियर है यहां तक का? ठीक है, बढ़े अब आगे। अब पैरेलल पर आ जाओ। पैरेलल में भी सेम चीज, बैटरी लगा दी, प्लग की लगा दी, अमीटर लगा दिया, करंट गया 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 I, अब बट गया I1 I2 और I3 में डिवाइड हो गया। I1 I2 I3 तीनों मिलकर फिर से क्या बना देगी? I, और यही I बैटरी में वापस चला जाएगा। क्लियर यहां तक का? देखो वो क्या, इसमें करंट एक ही सेम ही है, जबकि इसमें करंट क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो इसमें करंट क्या होता है? वेरिएबल, बदलता रहता है, जबकि V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी सभी पर V की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो अब मैं V को इस पॉइंट के बीच में, ये रहा मेरा V,
और इस पॉइंट के बीच में ऐसे कुछ ऐसे लगा देती हूँ। I3 हो गया मेरा। क्लियर है यहाँ तक का? आगे बढ़े, डायग्राम समझ में आ गया आपको? इसमें I कांस्टेंट होता है, उसमें V कांस्टेंट होता है, इसमें V वेरिएबल होता है, उसमें I वेरिएबल होगा। तो चलिए, अब जो वेरिएबल होता है, यानी अगर आप इन तीनों रेसिस्टर्स को हटाकर एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा? तो इधर देखो, अब R1 R2 R3 की जगह पर एक रेसिस्टर लगा दें तो क्या होगा? तो हम तीनों को हटाकर एक रेसिस्टेंस लगाते हैं। उससे पहले जो भी चीज वेरिएबल होती है, बदलती है, उसको पकड़ो और उसे जोड़ दो। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सम ऑफ द ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द ओल्ड रेसिस्टर। सभी रेसिस्टर पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबको हमने जोड़ दिया। यहीं से कहानी शुरू होगी। कहानी, अपनी कहानी मत बताने लग जाना। V बराबर I R, V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। क्लियर है यहाँ तक का? आगे पुटअप कर देते हैं वैल्यूज। IR, IR1, IR2, IR3। क्लियर इतना? अच्छा, एक क्वेश्चन, यहां पर मैंने I1 I2 I3 ऐसा क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। क्यों नहीं लिखा? करेक्ट होगा, क्या पता आपने क्या सोचा, लेकिन रीजन क्या है? देखो, सीरीज में मैडम आपने बोला I कांस्टेंट रहता है, तो इसमें I है तो इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा, तो मैडम I हो गया। ये तो कॉमन ले लो। IR इज इक्वल टू I R1 R2 R3, I से I गया तो R S, S का मतलब है रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज, रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो जब भी रेसिस्टर सीरीज में होंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम सभी को जोड़ देंगे। जैसे कि ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 ओम इसका आंसर आ जाता। इजी एकदम। तो सीरीज देखते ही जोड़ दो, बिना खुद पे भरोसा तो करना ही करना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर अब आ जाता है पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में कौन बदल रहा है? I, तो I को पकड़ लो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू यानी फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R1, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर है यहाँ तक? चलो पुटअप कर दो। V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। क्लियर है यहाँ तक? वही कॉमन ले लो। V अपॉन R, मैडम V पर 1 2 क्यों नहीं लगाया? तो बेटा यहाँ पर V कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर 1 2 नहीं लगेगा, जैसे वहां पर I पर 1 2 नहीं लगाया, इसलिए V पर भी 1 2 नहीं लगाया। V से V कैंसिल। 1 अपॉन RP, P मतलब रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये आ गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो जब भी पैरेलल में होंगे, यानी कि 2 3 4, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यानी फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छे से इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ठीक, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना एक सवाल जरूर छोड़ा करो मेरे लिए। चलो, R सीरीज देखा, R1 R2 R3, पैरेलल देखा 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। लेकिन
अगर क्या हो, ये तो 1 2 3 3 रेसिस्टर, अगर n रेसिस्टर हो तो RS 1 R1 R2 R3 RN तक जाएंगे। अगर पैरेलल हो तो 1 अपॉन RP 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 n अपॉन R। ये कैसे हुआ है ये आपको 12th में ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तो आप याद कर लेना। लेकिन किंतु परंतु बंतु इफ all resistors आर आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे रेसिस्टर आइडेंटिकल निकले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। R1 R2 R3 R R R R R ऐसे N है तो आर एस क्या हो जाएगा? N R, ठीक है। और पैरेलल क्या हो जाएगा? आर पी क्या हो जाएगा? R अपॉन N में डिवाइड हो जाएगा। नोट कर लेना, दोनों को नोट लगाकर, क्लियर। तो नए फॉर्मूलाज और देखे हमने, 5th नंबर तक हो गया, 6th हो गया ये सीरीज, 6th नंबर हो गया, और ये हो गया हमारा पैरेलल 7 नंबर में, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे यहाँ तक का जो भी डाउट्स होंगे वो सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक वीडियो प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के लिए बना दी जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे को अगर न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। बाय।